आज चंद्रशेखर जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उनका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब कुछ बताने बैठे हैं। तो ये पप्पू यादव स्कूल ऑफ राजनीति से ये राजनीति में आए, पप्पू यादव के स्कूल से आए, ये हम आपको बता दें। और चंद्रशेखर यादव के नाम से चुनाव लड़ रहे थे मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र से, और ये पप्पू यादव के चले थे। ये है ये जो प्रोफेसर चंद्रशेखर, प्राकृतिक प्रोफेसर चंद्रशेखर जो है बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कोई ऐसी परीक्षा पास नहीं की है, ये नेट वेट पास नहीं किया है, इन्होंने कोई पीएचडी नहीं किया है। हम आपको ये समझाने बैठे हैं कि ये बयान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि मूल मुद्दे से लोगों का दिमाग, लोगों का ध्यान जो वो बट जाए। उस ज्ञानी पुरुष के बारे में बात कर लिया जाए जो रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं, राम पर सवाल उठा रहे हैं। नमस्कार, मैं कुमार प्रमोद और बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट वे आज झारखंड में। आज हम बात करने बैठे हैं उस मसले पर और खासकर उस व्यक्ति पर जिसके बयान ने पिछले 3-4 दिनों से पूरे देश में एक तरीके से हंगामा खड़ा कर रखा है। बात हम कर रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की। हम आपको आज चंद्रशेखर जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उनका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब कुछ बताने बैठे हैं। हम आपको ये बताने बैठे हैं कि ये कितने बड़े ज्ञाता हैं जिनके टिप्पणी को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। हम इनका बैकग्राउंड आपको बताने बैठे हैं। हम आपको ये बताने बैठे हैं कि आखिरकार चंद्रशेखर ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं। हम आपको ये समझाने बैठे हैं कि ये बयान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि मूल मुद्दे से लोगों का दिमाग, लोगों का ध्यान जो वो बट जाए। तमाम बात आपको हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले उस ज्ञानी पुरुष के बारे में बात कर लिया जाए जो रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं, राम पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल हम जो देश में आज हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, लोकतांत्रिक माहौल में खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज़ादी की सांस ले रहे हैं, तो ये सब भारतीय संविधान का दिया हुआ है। और भारतीय संविधान में जिस तरीके से राम का जिक्र हुआ है और जिस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जिक्र कर रहे हैं राम का, रामचरितमानस का, उससे देखकर ये लगता है कि भारतीय संविधान और भारतीय संविधान को लिखने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी ज्ञान के मामले में शायद चंद्रशेखर से कम होंगे। बिहार में हम आपको बता दें कि इस देश में जितने समाजवादी नेता जो तथाकथित समाजवादी अब बचे हैं, ये जो आरजेडी, लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार हैं, या यूपी में जो मुलायम सिंह यादव के उत्तराधिकारी हैं, ये समाजवादी लोग रहे हैं, खुद को समाजवादी कहते हैं। तो समाजवादियों के जो पुरोधा पुरुष रहे हैं, जिन्होंने इस देश में समाजवाद की नींव रखी, जो एक तरीके से आप मान लीजिए कि समाजवाद के देश में संस्थापक जो थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनके जो राम को लेकर विचार थे, उन विचारों को भी जो खारिज कर रहे हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, तथाकथित प्रोफेसर चंद्रशेखर, आखिर वो कितने ज्ञानी हैं, उनकी खासियत क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनमें कौन सी ऐसी काबिलियत है कि उनको शिक्षा मंत्री बना दिया गया, कौन सा ऐसा गुण है कि हर सरकारी कार्यक्रम में बैठकर वो एक धर्म विशेष को कोस रहे हैं। तो इन तमाम बातों की जानकारी हम आपको देंगे और आपको बताएंगे कि चंद्रशेखर की खासियत क्या है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि उनके नाम के आगे, बिहार के शिक्षा मंत्री के नाम के आगे अगर आप प्रोफेसर चंद्रशेखर देखते हैं, आपको देखते होंगे नाम लिखते हो प्रोफेसर चंद्रशेखर, तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि ये प्रोफेसर ऐसे प्रोफेसर है जो एक हमारे यहाँ जो प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसका नियम कायदा कानून होता है, 2009 से लागू है। जितने जो प्रोफेसर्स को लेक्चरर या फिर जो से लेकर प्रोफेसर तक जो लोग होते हैं, उनके लिए एक नियम है कि उनको जो है यूजीसी नेट परीक्षा, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा होती है, उसको पास करने के बाद आप किसी कॉलेज में लेक्चरर या फिर उससे लेकर प्रोफेसर तक आप बन सकते हैं। ये है, ये जो प्रोफेसर चंद्रशेखर, प्राकृतिक प्रोफेसर चंद्रशेखर जो है बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कोई ऐसी परीक्षा पास नहीं की है, ये नेट वेट पास नहीं किया है, इन्होंने कोई पीएचडी नहीं किया है, लिहाजा ये कोई सरकारी, इन्होंने कोई बिहार में प्रोफेसर बनने के लिए आपको बीपीएससी की परीक्षा पास करनी होती है, तो बीपीएससी की परीक्षा पास नहीं की है। ये प्राइवेट कॉलेज में टीचर के तौर पर ये खुद को बताते हैं
वहाँ जाते हैं कि नहीं, आप वहाँ के छात्रों से पूछ लीजिएगा। औरंगाबाद में एक प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ के टीचर के तौर पर खुद को बताते हैं, लिहाजा नाम के आगे प्रोफेसर लिखते हैं। अब बिहार के प्राइवेट कॉलेज में कैसे टीचर्स बनते हैं ये हम आपको बताने की आपको जरूरत नहीं है। न उन्होंने PhD किया है, न नेट पास किया है, तो प्रोफेसर नाम इनके आगे, नाम के आगे देखकर आप जो है वो ये मत भ्रम पाल लीजिएगा कि इन्होंने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी जो UGC नेट की परीक्षा उसको पास किया है, या BPSC की परीक्षा पास करके ये अपनी योग्यता के दम पर किसी कॉलेज में व्याख्याता बन गए हैं, लेक्चर बन गए हैं, प्रोफेसर बन गए हैं, कोई रिसर्च है इनका, ये सब नहीं है। ये सब इनके पास कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है। लेकिन चूंकि बिहार का शिक्षा मंत्री इनको बनाना था, इन्होंने प्रोफेसर चंद्रशेखर लिख दिया। अब इनके हिस्ट्री पर हम आते हैं, ये कहाँ से इनकी राजनीति की शुरुआत हुई और क्यों शिक्षा मंत्री बने। हम आपको एक एक कर कर इनकी पूरी बात बताएंगे, लोहिया का जिक्र करेंगे, भारतीय संविधान की बात बताएंगे, और कैसे ये पूरे मामले को जो है चंद्रशेखर जो है क्यों डाइल्यूट कर रहे हैं, क्यों लोगों को भटकाना चाह रहे हैं, ये सब बात बताएंगे। पहले हम आपको बता दें कि इनकी राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ये जो प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं अभी शिक्षा मंत्री, जो बोलते हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, हम चंद्रशेखर जी उनको बोलते हैं, चूँकि हम प्रोफेसर तो हमने बताया कोई उन्होंने परीक्षा पास की है नहीं, प्रोफेसर अपने नाम के आगे लिख रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। तो मैं आपको बता दें कि इनकी राजनीति की शुरुआत जो है ना, ये 2005 से हुई, सक्रिय राजनीति की शुरुआत, चुनावी राजनीति की शुरुआत। अब मैं था उस समय, मैं गया था, मधेपुरा से ये चुनाव लड़ रहे थे इंडिपेंडेंट। 2005 के जो फरवरी में चुनाव हुआ था और 2005 के जो अक्टूबर में चुनाव हुआ था, 2 चुनाव हुआ था उस समय, आप याद करें 2005 में। तो 2005 में ये दोनों दफे मधेपुरा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। आज ये बोलते हैं अभी कि हम अपने नाम के आगे अपनी जाति का जो सरनेम है यादव नहीं लगाते, लेकिन उस दौर में जो है ना, मुझे याद है निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और चंद्रशेखर यादव के नाम से चुनाव लड़ रहे थे मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र से, और ये पप्पू यादव के चले थे। ये जो पप्पू यादव अभी जो है जिन्होंने जो अभी जाट पार्टी बना रखा है जिन्होंने, उनके चले थे। और ये जो है बाकायदा उस समय पप्पू यादव, रंजीता रंजन उनकी पत्नी जो है कांग्रेस नेत्री हैं, उनको उस समय कांग्रेस नेत्री नहीं थी, तो पप्पू रंजीता जिंदाबाद के नारे के साथ ये वहाँ मधेपुरा में चुनाव लड़ रहे थे। पप्पू यादव के शिष्य चले रहे हैं। हम आपको, चूंकि आपको शायद मेरी बात पर यकीन न हो, तो उस दौर का एक पम्पलेट तो हमारे पास मिल गया है, वो हम आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए हमारे स्क्रीन पर वो पम्पलेट आपको दिख रहा होगा। ये पप्पू रंजीता जिंदाबाद के नारे के साथ, आप देखिए तस्वीर थोड़ी आपकी पुरानी आपको लग रही है, पप्पू यादव की एक तरफ तस्वीर है, दूसरी तरफ रंजीता रंजन की तस्वीर है, और बीच में जो ये चंद्रशेखर जी जो अभी यहाँ के बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उनकी तस्वीर आप देखिए। तो ये पप्पू यादव स्कूल ऑफ राजनीति से ये राजनीति में आए, पप्पू यादव के स्कूल से आए, ये हम आपको बता दें। अच्छे हैं बुरे हैं वो आप फैसला कर लीजिए। हम आपको बता दें कि इनके चुनाव लड़ने का मकसद क्या है 2005 में। इनके चुनाव के मकसद का ये कह रहे थे, लोगों के बीच ये बता रहे थे 2005 के दोनों चुनाव में, कि मैं पप्पू यादव जो उसमें जेल में बंद थे, हत्याकांड में जेल में बंद थे, तो ये कह रहे थे कि पप्पू यादव जी के मानवतावादी विचारधारा के बल पर मैं लड़ रहा हूं। पप्पू यादव जी के मानवतावादी विचारधारा जो है, पप्पू यादव जी पर कितना मानवतावादी मामले दर्ज हैं वो हमको बताने की जरूरत नहीं है। तो उनके मानवतावादी विचारों के आधार पर ये 2 दफा वहां पर चुनाव लड़े, और इनका था कि जेल का ताला टूटेगा और पप्पू यादव छूटेगा, ये इनका नारा था वहां पर। तो इनका कहना था कि हमारे प्यारे पप्पू यादव को छीन लेने की कोशिश की जा रही है, इसलिए उस समय हमको याद है ये ग्लास छाप से चुनाव लड़े 2005 में। मैं था उस चुनाव में, ग्लास छाप से मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, और ये कह रहे थे कि आप हमको वोट दीजिए, हम पप्पू यादव को जेल से छुड़ाएंगे। ये दोनों दफा चुनाव हार गए थे, जमानत भी इनकी जब्त हो गई थी 2005 के दोनों चुनाव में। तो ये पप्पू यादव स्कूल ऑफ राजनीति से, पॉलिटिक्स से ये आए हैं यहाँ पर। और जब पप्पू यादव ने मधेपुरा में चुनौती देना शुरू कर दिया लालू प्रसाद यादव को, तो 2010 में जो है इनको आरजेडी का टिकट मिल गया, और उसके बाद आरजेडी के लालू यादव को लगा कि पप्पू यादव को कट साइज करना है, तो इनको आरजेडी का टिकट मिला और ये आरजेडी के टिकट से विधायक बन गए। तो ये इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। पप्पू यादव स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से आए हैं, मानवतावादी विचारधारा के बल पर वो पप्पू यादव जी के पास मानवतावादी विचारधारा के बल पर जो है वो चुनाव लड़ रहे थे। तो वहाँ से ये आए हैं आपके राजनीति में, और राजनीति में आने के बाद जो कुछ ये कर रहे हैं
वो क्यों कर रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन वहां शुरुआत हुई। अब इनकी एक और खासियत बता दें कि इनकी खासियत ये रही है कि ये कारतूस के साथ पकड़े गए थे। इनका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में देश स्तर पर तब हुआ था जब ये 2019 में कारतूस के साथ जो है ना 10 कारतूस के साथ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली में, वहां पर ही पकड़े गए थे। बाद में जमानत हुई, जमानती धारा में पर केस हुआ, जमानत हुई तो ये छूटे वहां पर। लेकिन अभी तक वो जो दिल्ली के एयरपोर्ट थाने में IGI एयरपोर्ट था, पुलिस स्टेशन है, वहां पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, अभी तक दर्ज है इनके खिलाफ मुकदमा। तो ये शिक्षा मंत्री बनने की काबिलियत इनकी हो गई। जो आदमी पप्पू यादव के मानवतावादी विचारधारा को फैलाने की राजनीति में आया हो, जो आदमी ने कोई शिक्षा पात्रता परीक्षा किसी टीचर की कभी पास न की हो, जो आदमी जो है वो कारतूस के साथ पकड़ा गया हो, उसको शिक्षा मंत्री बना दिया गया बिहार का। क्यों बताया गया वो भी हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार ये बोल क्यों रहे रामचरितमानस के बारे में। क्या ये डॉक्टर लोहिया से भी ज्यादा ज्ञानी है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बिहार में उन्होंने बताया कि समाजवाद के वो जनक थे, और देश में और जितने समाजवादी नेता जो भी आप समाजवाद के जो खुद को शरद यादव जी का निधन हो गया, इससे पहले मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया, फिर लालू यादव जी हैं, ऐसे तमाम नेता जो है ना वो राम मनोहर लोहिया के एक तरह से कहे कि सियासी शिष्य हैं, चाहे उनकी विचारधारा पर चलने वाले लोग रहे, और राम मनोहर लोहिया की कस्में खाते रहे ऐसे तमाम समाजवादी लोग। खुद इनका जो पर्चा है ना, जो पर्चा हम आपको फिर एक बार दिखा रहे हैं, जो 2005 के चुनाव लड़ के पप्पू यादव की मानवतावादी विचारधारा का प्रचार कर रहे थे, तो इनके पर्चे पर भी देखिएगा तो ये लिखेंगे लोहिया चरण कर्पूरी भूपेंद्र अमर रहे अमर रहे। ये भी लोहिया की कसम खाते थे। तो इनको अगर आप लोहिया की कसम खाते हैं तो लोहिया के बाद लोहिया ने जो राम के बारे में कहा उसको भी ध्यान में रखना चाहिए था। अगर लोहिया आप समाजवादियों के मतलब आप उसको कहे कि आइकॉन है और उनकी विचारधारा उन्होंने डॉक्टर लोहिया ने सबसे पहले जो है वो नारा दिया था कि पिछड़ा पावे 100 में 60। आप जो अभी तक नारा कहीं ना कहीं ये दोहराते हैं तो उनको याद रखना चाहिए। तो हम थोड़ा छोटा सा लोहिया ने राम के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी है। वो राम के नाम पर मेला लगवाया करते थे, और आपको पता है कि मकबूल फिदा हुसैन जैसा जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का देश का आप मान सकते हैं कि देश के सबसे बड़े चित्रकार हुए, वो डॉक्टर लोहिया उनसे खुद आग्रह करते थे और बड़े बड़े होर्डिंग्स में वो पेंट करते थे। मकबूल फिदा हुसैन किताबों में है, कई जगह पर आपको मिल जाएगा। लेकिन जब डॉक्टर लोहिया हमने पढ़ा कि 1955 में हैदराबाद में डॉक्टर लोहिया अपनी पार्टी के कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे और राम पर बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि राम के बारे में जो उनका है कि डॉक्टर लोहिया कहते थे कि राम की सबसे बड़ी महिमा जो है उनके नाम से मालूम होती है। उनको क्या कहा जाता है? उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। वो मर्यादा में चलते हैं, राम जो चाहे वो नहीं कर सकते हैं, उनका दायरा सीमित है, वो मर्यादा के दायरे में काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राम जो है वो राम के बारे में जो लोहिया के विचार थे कि राम ने मनुष्य की तरफ प्रेम किया, राम ने जो है वो धर्म की विजय के लिए जो है वो सारा काम के लिए डॉक्टर लोहिया कई उनके किताबों में, कई उनके लेखों में, कई उनके भाषणों में लगातार राम के बारे में जो है वो कहा गया। लेकिन उनकी विचारधारा पर चलने वाले जो समाजवाद के तथाकथित लोग हैं, जो मूलतः तो है पप्पू यादव की विचारधारा के लोग, लेकिन अब डॉक्टर लोहिया का नारा लगाते हैं तो डॉक्टर लोहिया का मैंने जिक्र किया। हम दूसरे प्रकरण पर आते हैं, चूंकि बात होती है फिर लोग कहेंगे कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के शिष्य हैं, तो हम आपको बता दें कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिखा। तो आप देखेंगे भारतीय संविधान में आप चाहें, भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है, मूल जो संविधान की प्रति है, उसमें जहां पर मौलिक अधिकार, जो एक नागरिक का देश में क्या अधिकार होगा, मौलिक अधिकार का जो जहां पर जिक्र होता है, जहां शुरुआत होती है मौलिक अधिकार का, तो वहां पर आप देखेंगे कि उसके संविधान के मूल दस्तावेज में हम अपने स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं आपको कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी का सुंदर चित्र है। और ये चित्र उस समय का है जब रावण को हराकर वो अयोध्या वापस लौट रहे थे। ये जहां पर संविधान, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जिक्र की शुरुआत होती है, वहीं पर
तो राम के बारे में अगर राम का चित्र के मौलिक अधिकारों का जिक्र जो है, जिस अधिकार के तहत चंद्रशेखर जी बोलने का दावा कर रहे हैं, तो वहां पर अगर राम का चित्र लगा है तो आप राम के बारे में बोल रहे हैं। ये कितने बड़े ज्ञाता है चंद्रशेखर, तथाकथित प्रोफेसर चंद्रशेखर, ये हम जानना चाहते हैं। और बड़ा दिलचस्प है कि इनका दूसरा बयान जो है वायरल हो रहा है, वीडियो सामने आ गया कि आखिर कर रहे हैं क्या। एक और तो ये सारे कार्यक्रम में हम आपको बता दें कि ये जो चंद्रशेखर जी हैं, शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि सारे सरकारी कार्यक्रमों में ये एक खास धर्म के खिलाफ बोलते, सारे सरकारी कार्यक्रमों में। मुझे याद है 24 दिसंबर को यहाँ पर जो बिहार में सरकारी कॉलेजों में जो व्याख्याताओं के लेक्चर्स की नियुक्ति हुई, तो उनकी ट्रेनिंग के बाद जो उनका इंडक्शन था, जिसके बाद उनको नौकरी में जाना था, तो उस कार्यक्रम में इनको शिक्षा मंत्री की हैसियत से बुलाया गया। तो वहां पर भी उन्होंने ताबड़तोड़ एक धर्म विशेष को लेकर, हिंदू धर्म विशेष को लेकर ताबड़तोड़ बातें उसके हिंदू धर्म के खिलाफ बोली सरकारी कार्यक्रम में। या अपनी पार्टी कार्यक्रम में बोलते, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। अभी जो इन्होंने जो रामचरितमानस को लेकर बोला, वो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के छात्रों का दीक्षांत समारोह था, छात्रों को डिग्री दी जानी थी। वहां पर उन्होंने ताबड़तोड़ हिंदू धर्म के खिलाफ बातें बोली। और फिर हमने देखा कि नैक का कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम, वहां भी हिंदू धर्म के खिलाफ, यानी बगैर कोई प्रसंग के। ऐसा नहीं कि रामचरितमानस या किसी धर्म ग्रंथ पर कोई जो है वो अगर कोई चर्चा हो रही हो और उस दौरान उन्होंने कोई टिप्पणी की, सारे के सारे सरकारी कार्यक्रमों में इन्होंने एक धर्म ग्रंथ के खिलाफ टिप्पणी किया। और बड़ा दिलचस्प, जब इनके प्राइवेट कार्यक्रम की बात आती है, जब ये निजी कार्यक्रम में जाते तो क्या बोलते, इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो में ये कह रहे हैं कि ये जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं कि मोहब्बत और ईमान का अकेला पैगाम देने वाला धर्म जो है वो इस्लाम है। हमें नफरत फैलाने वालों से लड़ना है, नफरत फैलाने वालों का क्षय हो और ईमान वालों की जय हो। कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस्लाम जो है वो अकेले जो है वो ईमान और मोहब्बत का पैगाम देने वाला धर्म है, मजहब है, तो आप किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। इस देश में स्वतंत्रता है, आप वयस्क हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो आपको तो आप किसी धर्म, कोई धर्म आपको अच्छा लगता है, इस धर्म में, इस देश में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया है, तो उनको किसी ने रोका नहीं। चंद्रशेखर जी को अगर लग रहा है कि नहीं इस धर्म में खराबी है और दूसरा धर्म जो है वो ईमान का पैगाम देने वाला है, मोहब्बत का पैगाम देने वाला है, तो उनकी मर्जी है, वो किसी धर्म को अपना सकते हैं, किसी धर्म की तारीफ कर सकते हैं, लेकिन किसी धर्म विशेष की भावना को सरकारी कार्यक्रम में, उस पैसे से हो रहे कार्यक्रम में जो हमारा और आम लोगों का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में बैठकर गाली देने का, कोसने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया चंद्रशेखर जी। और अब हम मूल मुद्दे पर आते हैं कि आखिर आप बोल क्यों रहे हैं। बोल इसलिए रहे हैं क्योंकि असल मुद्दे से ध्यान भटकाना है। अब हम आपको ये जो विधानसभा में चल रही है ना, जो विधानसभा 2020 से 2025 तक, हम आपको एक शुरुआत में हम आपको क्यों वो बोल रहे हैं इसकी भूमिका समझाने के लिए तेजस्वी यादव का एक बयान, जो भी डिप्टी सीएम है और उसमें डिप्टी सीएम नहीं हुआ करते थे, लेकिन इसी विधानसभा की 2020 से 2025 की विधानसभा की बात है, सदन के अंदर बिहार के स्कूलों में मास्टरों शिक्षकों की कमी पर तेजस्वी प्रसाद यादव क्या बोल रहे हैं, एक बयान छोटा सा आपको हम सुनवाते हैं। सुनिए तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं। आंकड़ों पे बहस होनी चाहिए, फैक्ट पे बात होनी चाहिए। लोग मजाक उड़ाते थे कहां से देगा नौकरी, कहां से। आंकड़ों में महोदय, तो प्राथमिक विद्यालयों में हेडमास्टर सहित स्वीकृत पद है लगभग 5,92,541 5,92,541 और टोटल कार्यरत है महोदय आपके, आप समझ लीजिए कि महोदय 2,12,806 पदे जो हैं वो खाली है, यानी टोटल आपका 3,79,735 ही पद जो है, जिसमें कि प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर यानी 2,12,000 इसमें खाली है। माध्यमिक विद्यालयों में महोदय टोटल स्वीकृत पद है 76,440, जिसमें कार्यरत है 41,174। अगर यानी खाली है 35,266। अगर दोनों को खाली प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय का अगर पद जो खाली पद है उसकी अगर हम बात करें तो 3,12,806, 35,206
टोटल अगर आप मिला लीजिए महोदय तो 2,48,072 स्वीकृत जो है वो पद खाली हैं, यानी 2.5 लाख तो केवल शिक्षा विभाग में। तो आपको सुनाया हमने आपको कि तेजस्वी यादव बोल रहे कि कितने लाख पद जो है वो शिक्षकों के खाली पड़े हुए हैं सरकारी स्कूलों में। और तेजस्वी यादव लगातार बोल रहे थे कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे 10 लाख नौकरी देंगे। 10 लाख नौकरी में उनका सबसे महत्वपूर्ण क्या था? शिक्षा विभाग की नौकरियों को भरेंगे, यानी शिक्षकों को की बहाली करेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि हम शिक्षकों को, सारे शिक्षकों को समान वेतन देंगे। और जिस दिन से सरकार बनी है, नई सरकार बनी है, उस दिन से 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति की बहाली के लिए युवा आंदोलनरत है, सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। उन पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई जा रही है। और इस बिहार के शिक्षा मंत्री से जब पूछा जा रहा है कि 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया कब शुरू होगी, तो बिहार के शिक्षा मंत्री कह रहे जाइए उनसे पूछिए जिन्होंने रोजगार, करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। नरेंद्र मोदी से जाकर पूछिए, फिर हमसे बात करने आइएगा। ये जो बात कर रहे हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर किसी धर्म विशेष के खिलाफ लगातार जो बयानबाजी की जा रही सरकारी कार्यक्रम से, उसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, लोगों का ध्यान भटकाना। 5 दिन से आपको याद है कि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है। 5 दिन से किसी के जहन में यह बात आई कि समान काम के लिए समान वेतन देना चाहिए। किसी के जहन में यह बात आई कि 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जल्द चालू होगी। ये तेजस्वी यादव ने आश्वासन दिया था जब पहली दफा यहाँ बिहार पटना की सड़क पर डाकबंगला चौराहे पर तिरंगा झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे मुस्लिम युवक पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई गई थी और उस पर कुछ नहीं हुआ। आप इन तमाम बातों को भूल जाइए, इसलिए चंद्रशेखर ऐसे लोगों को सामने खड़ा कर दिया गया है। और बिहार में से राज्य का शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। इनकी योग्यता क्या है हमने बताया कि पप्पू यादव के मानवतावादी सोच से राजनीति में आए हुए व्यक्ति हैं। इनकी काबिलियत यह है कि मधेपुरा जैसे इलाके में जब पप्पू यादव को लगा, पप्पू यादव दावेदारी लालू प्रसाद यादव के विरासत पर करने लगे कि हम कहेंगे क्यों उनके परिवार का कोई सदस्य उनकी विरासत संभालेगा, सियासी विरासत हम क्यों नहीं संभाल सकते। तो पप्पू यादव हैसियत में रहे, इसलिए उनको मधेपुरा से आरजेडी का टिकट मिला। और उसी एवज में कि वहां एक पैनल पप्पू यादव मधेपुरा, सहरसा, सुपौल से लेकर पूर्णिया तक के इलाके में पप्पू यादव की एक अलग इमेज रही है। उनको उनकी काट के लिए इनको खड़ा किया गया वहां पर। नाम के आगे जबरन प्रोफेसर जुड़वा कर, जिन्होंने कभी शिक्षा पात्रता परीक्षा न पास की हो, नेट यूजीसी नेट न पास किया, कोई बीपीएस की परीक्षा न पास की हो, एक प्राइवेट कॉलेज में तथाकथित टीचर बनवाकर इनको प्रोफेसर नाम के आगे लगा दिया गया ताकि लोगों को समझे कि प्रोफेसर लोगों के दिमाग में है। और तमाम चीजों का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि बिहार के लोगों का ध्यान इससे भटकाना कि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही, 7वें चरण की बहाली नहीं हो रही, कब होगी ये भी सरकार नहीं बता रही है। 10 लाख नौकरी का दावा करने वाले, ये विधानसभा बताने वाले कि 3 लाख पद खाली पड़े हुए शिक्षक के बिहार में सरकारी स्कूलों में, वो ये नहीं बता रहे कि 7वें चरण की बहाली कब से शुरू होगी। और इन मुद्दों से ध्यान कैसे भटकाया जा सकता है? तो धर्म विशेष को गाली दीजिए। हम मानते हैं, हम कुमार विश्वास ने प्रसिद्ध कवि ने कहा कि चंद्रशेखर जी को मालूम है कि अगर उन्होंने किसी दूसरे धर्म के बारे में बोला होता तो कुर्सी की बात छोड़ दीजिए, उनकी जान बस्ती कि नहीं, इस पर भी सवाल उठते कि उनकी जान बस्ती या नहीं। तो वो जान के बोल रहे हैं। और हम मानते हैं कि हिंदुओं का धर्म इतना सहिष्णु है कि वो ऐसी आलोचनाओं को स्वीकार करता है। बहस होनी चाहिए, हम भी इसके पक्षधर हैं, हम व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। हम मानते हैं कि बस, लेकिन बहस कहाँ होनी चाहिए? सरकारी खर्चे पर कार्यक्रम जो स्कूल छात्रों का दीक्षांत समारोह हो रहा है, वहां किसी धर्म विशेष को गाली दी जानी चाहिए? सरकारी लेक्चर्स की बहाली हो रही हो, वहां धर्म विशेष को गाली दी जानी चाहिए? तो सारा मामला जो है वो मुद्दे से ध्यान भटकाने का है। अब लोग ध्यान भटक रहा है, कोई बात नहीं कर रहा, कोई मांग नहीं कर रहा है कि शिक्षक बहाली कब होगी। और सूट कर रहा है एजेंडा, तेजस्वी यादव को सूट कर रहा है ना। 10 लाख नौकरी की बात और उसमें 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की बात, ये सब बात दब गई। तो मूल मुद्दा यहाँ है। और हाँ,
ये प्रोफेसर चंद्रशेखर जो है वो बार बार खुद दावा करते हैं कि मैं तो जाति धर्म के बंधन से ऊपर उठ गया हूँ, इसलिए जो है वो मैं अपने नाम के आगे अपना जाति का नाम भी नहीं लगाता हूँ। तो हम पर्चा फिर से दिखा दे रहे हैं, देखिए इनके नाम पर्चा में चंद्रशेखर यादव हुआ करते थे ये, और कोई हर्ज नहीं है, अगर आपका नाम किसी का है तो है, कोई किसी जाति का है तो है। लेकिन अगर हम दावा करें कि हम जाति विशेष के हम नहीं मानते किसी जाति को, किसी धर्म को, और हम फिर उस धर्म का या जाति का सूचक उपनाम भी अपने नाम के आगे लगा और बाद में उसको हटा दे, तो ये लोगों को झांसा देने वाली बात नहीं है। कोई किसी जाति का हो सकता है, कोई एप्लीकेशन देके तो किसी जाति में पैदा होता नहीं है, ऊपर वाले ने भेजा है सबको। लेकिन झूठे दावों से, खोखले दावों से, गलत बयानी से हमको एतराज है। चंद्रशेखर को अपने पार्टी के कार्यक्रम में, अपने निजी कार्यक्रम में जो कुछ भी बोलना है बोले, उनको जवाब देने वाले उनको जो है वो अगर लोग होंगे उनको जवाब देंगे। लेकिन सरकारी कार्यक्रम में किसी धर्म विशेष के खिलाफ इस तरीके की ओछी टिप्पणी आप नहीं कर सकते चंद्रशेखर जी, ये हम आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि आप कहिए कि दुनिया में जो है आपने कहा कि दुनिया में जो है वो जो एकमात्र जो मोहब्बत और ईमान का अकेला पैगाम देने वाला जो धर्म है वो इस्लाम है। आपकी सोच है, आप कह रहे हैं कि नफरत फैलाने वालों की क्षय हो और ईमान वालों की जय हो, ये आपकी सोच है, इस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन किसी दूसरे की भावनाओं को आप मत करिए। फर्स्ट ईयर कार्यक्रम में हमें दीजिए इजाजत, आगे भी ऐसे तमाम चीज़ों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।